आज का स्टार्ट करते हैं। ओके, कल हमने पढ़े थे, हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ड्रग्स, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की आपके पास डिजीजेस होती हैं हम उनकी ड्रग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था एसिड पेप्टिक डिजीज या जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है और गर्ड होता है, उसमें कौन कौन सी हम वो यूज करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं। और उसमें बेसिकली आपके पास नहीं एसिड को कंट्रोल करने वाली ड्रग्स थी, या अगर अल्सर बन गया तो उसको हील करने वाली और उस म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स थे मेनली, वो डिस्कस किया। और अगर एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है तो हमने उसमें डिस्कस किया था एच पाइलोरी के लिए स्पेसिफिक क्वाड्रुपल थेरेपी और जो ट्रिपल थेरेपी होती है वो। अच्छा, आई डोंट नो मैंने कल ये बात की थी या नहीं, बट क्वाड्रुपल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी का भी क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, वो डायरेक्टली यही क्वेश्चन भी कर लेते होते हैं कि क्वाड्रुपल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी बताएं फॉर एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस या एच पाइलोरी पॉजिटिव एसिड पेप्टिक डिजीज। अच्छा जी, आगे हम मूव करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वॉमिटिंग के लिए जो ड्रग्स होती हैं, एंटी एमेटिक्स। फिर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग्स भी आज ही कवर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान है, इजी सा है। मैंने इसीलिए जीआईटी ड्रग्स को पहले रखा जनरल फार्माकोलॉजी के साथ, कि आई नो जनरल फार्माकोलॉजी थोड़ी हो जाती है, यानी क्योंकि वो थोड़ा ड्राई ड्राई सी बातें हैं, तो उसके साथ इजी वाला चैप्टर मैंने पेयर किया था ताकि जो टेस्ट जब होगा तो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना आसान हो, और क्योंकि शुरू शुरू के लेक्चर्स हैं तो वो करना आसान हो आप लोगों को। अच्छा जी, तो एमएसएस का मतलब होता है वॉमिटिंग, और एंटी एमेटिक्स वो होंगे जो कि वॉमिटिंग को मतलब वॉमिटिंग नहीं होने देंगे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर रहे थे कि वॉमिटिंग किस किस वजह से हो रही होती है, और वॉमिटिंग का क्या कहते हैं उसको स्टिमुलेट करने वाले कौन से होते हैं, ताकि हम एंटी एमेटिक्स का रोल समझ सकें। ठीक है। एक तो आपके पास होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रेगुलेट करती हैं, कोलिनर्जिक ये सेंटर्स होते हैं आपके पास, मैं बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास विजरा में जो रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है जिनकी, वो होते हैं। ठीक है। फिर अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करें तो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेडुला में वॉमिटिंग सेंटर है। ठीक है। वहाँ पर M1 ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स और हिस्टामीन H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा वॉमिटिंग सेंटर में, वॉमिटिंग सेंटर के अलावा एक और सेंटर प्रेजेंट है आपके पास मेडुला में ही, विच इज एरिया पोस्ट्रामा में लोकेटेड होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, सीटीजी जोन से जो है ना इसको एब्रीविएट करते हैं। और वहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं 5-HT3 सेरोटोनिन के भी, D2 डोपामीन के, फिर B1 के ऑपियोइड रिसेप्टर सब्सटेंस पी, ये सब वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 5-HT3 रिसेप्टर्स हैं ना, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं 5-HT3 रिसेप्टर्स, इनके स्टिमुलेशन से वॉमिटिंग स्टिमुलेट होती है। ठीक है। तो एक मैकेनिज्म ये हो गया कि या तो आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में के रिसेप्टर्स जो है सेरोटोनिन रिसेप्टर्स वो स्टिमुलेट होते हैं तो वॉमिटिंग होती है। सेकंड, मैंने कहा कि पेरिफेरल आपके जो है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टिमुलेशन से होती है। ठीक है, जिसमें और इसके अलावा 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर्स भी आपके उसमें जीआईटी में प्रेजेंट है, उनसे स्टिमुलेशन होती है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टिमुलेट होती हैं, और फिर जो है वो वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा पेरिफेरली जो बाकी विजरा हैं उनके अंदर ब्रेडिकाइनिन सब्सटेंस पी रिलीज होने की वजह से वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा और वॉमिटिंग होती है। और इसके अलावा वेस्टिबुलर अपरेटस की में M1 और H1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होने की वजह से मोशन सिकनेस होती है, वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है और वॉमिटिंग होती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे कोई ऐसी चीज़ आपने देख ली है कि उसकी स्मेल या साइड या थॉट ने जो है ना वो ट्रिगर किया है, तो एंटिसिपेटरी एमेसिस उस केस में हो सकती है। जैसे कि एंटिसिपेटरी वॉमिटिंग का अगर मैं मजीद क्लियर कॉन्सेप्ट दूँ, तो कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के साथ आप लोगों ने सुना होगा कि वॉमिटिंग और नोजिया एसोसिएटेड होता है। लेकिन पहले साइकिल में तो पेशेंट को नहीं ना पता होता कि मतलब कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो फर्स्ट साइकिल में तो मोस्टली नहीं, कीमोथेरेपी लेने के बाद
जो है ना वो पोस्ट कीमोथेरेपी नोजिया वॉमिटिंग हो रहा था, लेकिन जब वो नेक्स्ट सेशन के लिए पेशेंट आता है ना, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग आपके पास कीमोथेरेपी एजेंट्स होते हैं, इंजेक्शंस भी और जो उसकी टैबलेट्स जिस फॉर्म में भी उनको लेना होता है, वो सारी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके थॉट से ही पेशेंट की कि अच्छा मैं कीमोथेरेपी के लिए जा रही हूँ, और मैं वो उस जगह पे जब वो पहुंच जाते हैं तो उसकी थॉट से ही उनकी एंटिसिपेटरी वॉमिटिंग शुरू वाली उनकी फीलिंग आना शुरू होती है कि अब आज को वॉमिटिंग हो भी जाती है, सिर्फ इस थॉट से ही कि अब मुझे वो मेडिकेशन लगने लगी है जिससे मुझे वॉमिटिंग होगी। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी एमएसएस भी होती है। ये जैसे एक ओवरव्यू है ताकि आपको पता लगे कि हम एंटीएमेटिक्स में क्या करेंगे। अब यहाँ से आप लोग ये तो थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि हम अगर किसी तरीके से 5-HT3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट ना होने दें तो हम वॉमिटिंग को रोक सकते हैं, हम किसी तरीके से CTC जोन को स्टिमुलेट ना होने दें तो हम वॉमिटिंग रोक सकते हैं, GI ट्रैक्ट के जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं हम उनको ब्लॉक कर दें तो हम वॉमिटिंग रोक सकते हैं। ये बात समझ में आती है? क्योंकि ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो ये एंटीपेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कराएंगे और फिर वॉमिटिंग होगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बन रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है जी? बताएं ताकि हम आगे चलें। यस। अच्छा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास वॉमिटिंग के मैकेनिज्म्स थे। एक मिनट इसको, ओके। तो अब हम आते हैं जो एंटी एमेटिक्स हैं बेसिकली वो किस किस तरह के हैं। तो आपके पास 4 क्लासेस हैं एंटी एमेटिक्स की। इसको समराइज करके मैंने इस तरह क्लासेस की फॉर्म में लिख दी है ताकि एक ही उस पर सारा आप लोग इसको देख भी लें, कंपेयर भी करें। सबसे पहले है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। 5-HT3 रिसेप्टर्स के एंटेगनिस्ट हैं, यानी ये जो आपके पास 5-HT3 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होंगे, ये जो सेरोटोनिन रिसेप्टर आपके पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में प्रेजेंट था वहां पे जाएंगे और उसको एक्टिवेट नहीं होने देंगे। जब उसको एक्टिवेट नहीं होने देंगे तो वॉमिटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं एंटीहिस्टामिन्स जो कि जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं और वो कराते हैं। एक तो जीआईटी में होते हैं, दूसरा वहां पे वेस्टिबुलर अपरेटस में भी होते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स H1। तो जब हम ये देंगे तो हम वेस्टिबुलर सिस्टम से होने वाली मोशन सिकनेस की जो वॉमिटिंग है उसको, और जो इसकी हो रही है जीआईटी से होने वाली वॉमिटिंग है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद है एंटी कोलिनर्जिक्स। ठीक है, कोलिनर्जिक एजेंट्स वो होते हैं जो कि जीआई की मोटिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, तो हम एंटी कोलिनर्जिक देकर जीआई की मोटिलिटी कम कराएंगे। तो जब जीआई मोटिलिटी कम होगी अल्टीमेटली जो है ना वॉमिटिंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, फिर D2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होते होते हैं आपके पास, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं और जीआईटी में भी हैं, और ये भी जो है ना वो जीआई मोटिलिटी में रोल प्ले करते हैं, वॉमिटिंग में रोल प्ले करते हैं। तो हम जब D2 एंटेगनिस्ट देंगे तो वॉमिटिंग नहीं होगी क्योंकि जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी कम हो जाएगी, उसकी पेरिस्टाल्टिक एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कम है, तो वॉमिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो 4 तरह की ड्रग्स हैं: सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, डोपामीन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। ठीक है, ये 2 एंटेगनिस्ट हो गए। और इसके बाद एंटी हिस्टामिन्स और एंटी कोलिनर्जिक हैं, ये भी एंटेगनिस्ट ही हैं लेकिन इनका नाम कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसको एंटी हिस्टामिन बोलते हैं, इनको एंटी कोलिनर्जिक, और ये डोपामीन एंटेगनिस्ट और सेरोटोनिन एंटेगनिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सेरोटोनिन एंटेगनिस्ट के क्या नाम है आपके पास? इनके एंड पे आता है सिट्रॉन। ठीक है, ऑन्डन सिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन, पेलिनोसिट्रॉन, पेमोसिट्रॉन। ठीक है। अब ये आपके पास ओपीडी नहीं, सॉरी, इमरजेंसी में लग रही होती है आईवी की फॉर्म में, जब पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है ना, एक्सेसिव वॉमिटिंग की कंप्लेन के साथ आता है, ये नोजिया की कंप्लेन के साथ भी आते हैं, तो हम उसे आपने देखा ही होगा, आप सारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, कि उसको आईवी में वो लगा देते हैं ऑनसेट। तो ऑनसेट क्या होता है? ऑनसेट इज दिस ऑनडन सिट्रोन। वो क्या करेगी कि आपके पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के और जो पेरिफेरली सेंट्रल जीआई में सेरोटोनिन रिसेप्टर प्रेजेंट है उनको ब्लॉक करती है। मेनली इसका काम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेडुल्ला में वाजो वॉमिटिंग सेंटर है उस पे होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे।
ये लिखा है जी, ब्लॉक्स वेगल एफरेंट टू डक्ट गट। ठीक हो गया। और इट इम्पल्सेस को ब्लॉक करता है टू कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। मोशन सिकनेस के लिए इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो आपके पास बाकी है पोस्ट कीमोथेरेपी एसोसिएटेड नोजिया एंड वॉमिटिंग और बाकी जो नोजिया एंड वॉमिटिंग है उसके उसमें जो है ना इसका रोल है आपके पास सेरोटोनिन एंटेगोनिस्ट का, ऑन्डनसिट्रोन, वेलिनोसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन का। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं एंटी हिस्टामीन्स पे। तो इसमें मैंने कहा कि जो आपके पास जीआई में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हिस्टामीन रिसेप्टर्स हैं वेस्टिबुलर अपरेटस में, उनको जो है ना ये वो ब्लॉक करता है और उसके बाद वॉमिटिंग नहीं होने देता। तो H1 ब्लॉकेड है और सेंट्रली एक्टिंग वो है, और इसके अलावा सेंट्रली एक्टिंग है और सेडेटिव भी होते हैं। एंटी हिस्टामीन्स वो मेडिकेशन होती हैं जिनका साइड इफेक्ट ये है कि उनको लेने से बहुत नींद आती है। सो इसके साथ सेडेटिव लिखते हैं हम। यूजर्स के मोशन सिकनेस में जो वॉमिटिंग होती है उसमें है, और पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के लिए जो है ना ये एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। इसकी नेम्स हैं आपके पास डायफेन हाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, साइक्लिजीन, मैक्लिजीन। ठीक है, ये दो याद कर लें, साइक्लिजीन, मैक्लिजीन, प्रोमेथाजीन। तो वो आसान जगह आपके लिए कि जीन 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 इनके एंटी छोटी सी। क्या किसी का माइक खुला रहेंगे या मुझे मुझे कुछ कह रहे हैं? मैम माइक खुला रहेगा। आपकी आवाज कट रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आवाज कट रही है। मैम जी माइक का शायद किसी का, आपको नहीं कुछ कहा किसी ने। अच्छा, चलें ठीक है। अम, अच्छा जी, अब काफी बच्चे आ गए। मैं मुझे ये एक और बात भी कहनी थी कि 9:15 का अगर मैंने टाइम किया ना तो इसका मतलब 9:15 ही होना चाहिए। आप लोग प्लीज 9:15 पे सब आ जाया करें। मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट 10 बजे का लेक्चर था, लेकिन मुझे ये फीडबैक मिला है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट 9:15 है, तो मैंने इसको 9:15 कर दिया है। बट अब मुझे इस 9:15 पे सारे बच्चे चाहिए यहाँ मौजूद। ऐसा तो नहीं होना चाहिए मैं आ गई हूँ और आप लोग आएंगे तो इस टाइम पे टाइम वेस्ट होता है। 9:15 का मतलब फिर 9:15 ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक, एंटीहिस्टामिन्स के मैं यूजेस बता रही थी कि वो हम मोशन सिकनेस में यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग में, और इसके एंड पे आ रहा है जीन जीन जीन, साइक्लिजीन, मैक्लिजीन, प्रोमेथाजीन, और डायफेनहाइड्रामीन भी है। साइड इफेक्ट्स हैं इसके ड्राउजीनेस और ड्राई माउथ। फिर आपके पास एंटी कोलिनर्जिक्स हैं। ये भी मैंने कहा कि आपके पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जीआईटी में, जो जीआईटी मोटिलिटी को प्रोमोट करते हैं। जब हम उनको ब्लॉक कर देंगे जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी तो वॉमिटिंग नहीं होगी। ब्लॉक्स अफरेंट फ्रॉम वेस्टिबुलर अपरेटस, अच्छा वेस्टिबुलर अपरेटस से भी उसको ब्लॉक करती है इम्पल्सिस को। फिर ऑल्सो डायरेक्ट एक्शन ऑन वॉमिटिंग सेंटर, और ये भी सेडेटिव्स भी होते हैं। यूजेज का मोशन सिकनेस में स्कोपोलामीन का रोल है, जो कि ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में आती है। साइड इफेक्ट्स हैं इसके जो एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ब्लड विजन, हेलुसिनेशन, यूरिनरी रिटेंशन, डायरिया, सॉरी कॉन्स्टिपेशन, ये वाले एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं स्कोपोलामीन के साथ, विच इज़ एन एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। वो क्या करते हैं कि डोपामीन जो रिसेप्टर आपके पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में है उसको ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है और एंटी हिस्टामीन एक्टिविटी है डोपामीन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट की। ठीक है, एंड दे आर वेरी पोटेंट। यूज इनका है कि जो ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड नॉज़िया वॉमिटिंग है, यानी कोई कोई मेडिकेशन ऐसी ले ली है कि जिससे वॉमिटिंग हो रही है, हम उसमें डोपामिन एंटेगनिस्ट दे सकते हैं।
या यूरीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें किडनी फेलियर हो जाता है और यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, उनमें दे सकते हैं। सिस्टमिक इन्फेक्शंस के केस में कीमोथेरेपी इंड्यूस या रेडियोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग के केस में हम डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट दे सकते हैं। इसके नाम है आपके पास फ्लोक्लोरपेराजीन और क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है। एंड दे आर नॉट इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव और कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड इन्फेक्शन और ड्रग एसोसिएटेड नोजिया एंड वॉमिटिंग में हम ये दे सकते हैं। ठीक हो गया। एक और बात, हाँ ये मुझे ईपीएस का बताना था। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, अगर तो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ब्लॉक हो जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये एक एडवर्स इफेक्ट है इसका, डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट का। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ मोटर मोटर एबनॉर्मल मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं ऑफ लिम्स या बाकी जगहों की, तो उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि एडवर्स इफेक्ट है डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट का। ठीक है। उसके बाद NK1 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट दे सकते हैं हम। ये क्या करते हैं कि NK1 रिसेप्टर्स होते हैं आपके पास ब्रेन में, वॉमिटिंग सेंटर में। तो इनको अगर हम ब्लॉक कर दें तो जो है ना वो आपके पास वॉमिटिंग नहीं होगी। इनका एंटी एमेटिक इफेक्ट, इसकी ब्लॉकेड का NK1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो फिर एंटी एमेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है। डल पेन इंड्यूसेस एमेसिस। ठीक है। और ब्लॉक सब्सटेंस पी ऑन कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। जो अभी इधर लिखा हुआ था ना कि सब्सटेंस पी की वजह से जो वॉमिटिंग हो रही थी, कहाँ गया ये, ब्रेडी का विजरा में ब्रेडी खाने में सब्सटेंस पी के रिलीज होने की वजह से NK1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और वो जो है वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कराते हैं। तो ये NK1 रिसेप्टर्स बेसिक एंटेगनिस्ट जब हम देंगे तो ये वाला पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा और वॉमिटिंग नहीं होगी। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। NK मतलब है न्यूरोकाइनिन 1, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट या सब्सटेंस पी न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट बोलते हैं इनको। इसकी आपके पास एग्जांपल्स हैं ए प्रेपिटेंट, फोसा प्रेपिटेंट, नेटुपिटेंट और रोलापिटेंट। ठीक है। ये है ए प्रेपिटेंट या फोसोप्रेपिटेंट। और आपके पास है नेटुपिटेंट और रोलापिटेंट भी होता है। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं फ्लैचुलेंस और डायरिया। फिर आते हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स में दो एग्जांपल्स आती हैं आपके पास, मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। ये मैं आगे डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। उसके अलावा जो है आपके पास वो है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स दे सकते हैं, लेकिन दिस इज द लास्ट चॉइस क्योंकि इनका एडिक्शन पोटेंशियल है कि वन ऑफ द स्केड्यूल्ड ड्रग्स में से आ जाती है। और ये आपके पास जब बाकियों से ट्रीट नहीं हो रही तो फिर हम ये ट्राई कर सकते हैं। और ये क्या करती है, सुप्रेस कर देती है सारे जो रिसेप्टर्स हैं उनको सुप्रेस कर देती है, GIT के भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी। तो जब वो सारे सुप्रेस हो जाएंगे तो वॉमिटिंग नहीं होगी। ड्रोना बिनोल इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं बात बताऊं, बेंजोडाइजेपिन्स हम पढ़ेंगे, CNS की ड्रग्स हैं वो, CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। ये जो आपके कॉमनली यूज डेक्सामेथासोन वगैरह होता है, ये भी हम एज एंटी एमेटिक यूज कर सकते हैं। वो अलग बात है कि डेक्सामेथासोन या जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो, और बेंजोडाइजेपिन जो कि अल्प्राजोलाम डायजेपम, ये बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं। आप लोगों ने ER में OPDs में देखा होगा। तो हम्म, मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि इनका प्राइमरी यूज तो वॉमिटिंग का कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर बाकी एजेंट से कंट्रोल ना हो तो हम ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वॉम एंड एंटी एमेटिक्स आर प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। आपके पास इसकी एग्जांपल मैंने बताया दो हैं, डोमपेरिडोन और मीटोक्लोप्रामाइड। ये क्या करती हैं, ये इंक्रीज कराती हैं GI मोटिलिटी को। ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराती हैं और
ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपका मीथोक्लोप्रामाइड और डोपामिन का, कि ये डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हैं, ठीक है। और जब डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को एंटेगनाइज करेंगी तो ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक भी करती हैं। अच्छा, वैसे डायरेक्टली भी डोपामिन डोपामिन की एक्टिविटी D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होती है। और जब ये आपके पास सेकेंडरी दूसरा इफेक्ट ये है कि D2 जब ब्लॉक होते हैं तो कोलिनर्जिक स्मूथ मसल स्टिमुलेशन भी ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉकिंग D2 विल, एक मिनट, ये ऑपोजिट होते हैं आपके पास जो D2 और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अगर D2 एक्टिवेट होंगे तो कोलिनर्जिक ब्लॉक हो जाएंगे, और अगर कोलिनर्जिक एक्टिवेट होंगे तो D2 ब्लॉक हो जाएंगे। और कोलिनर्जिक वो होते हैं जो कि जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज कराते हैं, और D2 वाले वो हैं जो कि जीआई मोटिलिटी को कम कराते हैं, ठीक है। तो जब हम ये D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो है ना अनब्लॉक हो जाएंगे, जीआई मोटिलिटी ज़्यादा होगी, और इस तरह से हम फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द जो आपके पास गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो कराते हैं, और एमएसएस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। आपकी ये जो कॉमनली यूज ड्रग है ना मोटिलियम, दिस इज डोमपेरिडोन, ठीक है। और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डोमपेरिडोन का कि वो डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को एंटागनाइज कराती है, और एज अ रिजल्ट जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होती है और फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स होती है, एमएसएस नहीं होती, एंटी बायोस्टैटिक एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। और इसी वजह से इसको प्रो काइनेटिक भी कहते हैं कि प्रो वो चीज होती है जो कि प्रमोट कर रही है, ठीक है। प्रोबायोटिक एजेंट्स का नाम अगर आपने सुना हो तो प्रोबायोटिक एजेंट्स जैसे कि वो होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और प्रोबायोटिक में हम एग्जांपल लेते हैं आपका ये जो दही है, कर्ड, योगर्ट, उसकी, ठीक है। तो प्रो काइनेटिक का मतलब कि ये प्रमोट करेंगे, काइनेटिक्स यूज होता है मूवमेंट के लिए, प्रो काइनेटिक्स वो है जो कि मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। एग्जांपल क्या होगी, डोपाइडोन और मीटोक्लोप्रामाइड, उसका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं क्लिनिकल यूजेस। गैस्ट्रोपरीसिस, गैस्ट्रोपरीसिस मतलब होता है डिलेड गैस्ट्रिक एम्फिटिंग, यानी कि कुछ गैस्ट्रिक एबनॉर्मेलिटी इस तरह की कि जितनी जल्दी खाने को स्टमक से ड्यूडेनम में मूव कर जाना चाहिए था वो उतनी जल्दी नहीं किया, बल्कि आहिस्ता हो गई है। जो स्टमक की मोटिलिटी है, स्टमक की डाइजेशन है, वो स्लो हो गई है। इस कंडीशन को होती है गैस्ट्रोपरीसिस। और स्टमक से खाना जल्दी मूव नहीं कर रहा इंटेस्टाइन्स में। और गैस्ट्रोपरीसिस होता है डायबिटिक्स में, उनकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, उसकी वजह से होता है। बहरहाल गैस्ट्रोपरीसिस में हम मीथोक्लोप्रामाइड और डोपाइडोन देते हैं। फिर पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक एम्पटिंग, सर्जरी के बाद भी गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी है वो कम हुई होती है, इस वजह से वहाँ पे हमें प्रोकाइनेटिक्स देने होते हैं। फिर इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर, हेल्पफुल इन गर्ड। गर्ड में भी हम दे सकते हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। एंटी एमेटिक्स आफ्टर सर्जिकल एनेस्थीसिया, ठीक है, ये भी पोस्ट सर्जिकल कर लें या एनेस्थीसिया के बाद कर लें, एक ही जैसी बात है। फिर एंटी एमेटिक फॉर एमएसएस इंड्यूस्ड बाय कैंसर कीमोथेरेपी, वो बात हो गई। उसके बाद है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में दे सकते हैं, और आफ्टर वेगोटमी, वेगस नर्व को काट दिया, तो अब हमें जीआई मोटिलिटी किस तरह से होगी, हम प्रोकाइनेटिक देके जीआई की मोटिलिटी को इंक्रीज कराएंगे। एडवर्स इफेक्ट्स इसके डोपामिन D2 रिसेप्टर की वजह से ही जो आते हैं वो हैं कि एक तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो गए, मैंने ऊपर डिस्कस किया। दूसरा, डोपामिन रिसेप्टर्स जब ब्लॉक होते हैं तो वो आपके पास प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्योंकि डोपामिन होता है तो वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी इफेक्ट फैक्टर का रिलीज कराता है। जब हमने डोपामिन को ब्लॉक कर दिया, डोपामिन नहीं है, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर भी नहीं है। और जब उसका इनहिबिटरी फैक्टर नहीं है तो प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा, और जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड में हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा, जो कि गैलेक्टोरिया के साथ फिर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा, एक हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो गया, एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो गए, मैंने ऊपर बात की थी। और दूसरा ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म हो सकती है, क्योंकि पार्किंसनिज्म में भी यही होता है कि डोपामिन के लेवल कम हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पे हम खुद इंड्यूस कर रहे हैं, खुद हम कम करा रहे हैं डोपामिन का लेवल, तो हो सकता है कि डोपामिन ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म हो जाए। इसका निमोनिक है HPP, हेप मीटोक्लोप्रामाइड का।
उसके एडवर्स का। इस फिगर में अगेन उसका वो शो किया हुआ है कि डोपामिन एंटागोनिस्ट किस तरह से एंटीएमेटिक एक्शन शो करते हैं। फिजिया मोटिलिटी इंक्रीज होती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग ज़्यादा जल्दी होगी, खाना जो है आपका स्टमक से इंटेस्टाइन में जल्दी मूव कर गया है, और लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन को ज़्यादा कराते हैं। तो एज अ रिजल्ट खाना आगे ज़्यादा मूव कर जाएगा, तो उसके बैक फ्लो का चांस कम हो जाएगा, एमेसिस नहीं होगा, वॉमिटिंग नहीं होगी। दूसरा ये है कि एंटेगोनिज्म ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल डोपामीन रिसेप्टर को एंटेगोनाइज कराता है, इस वजह से वो मोटिलिटी को इंक्रीज कराता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था डोमपेरिडोन और मीथोक्लोप्रामाइड दोनों के लिए। दोनों ही डी टू रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है। डोपामीन की एक डिफरेंशिएटिंग फीचर ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, तो डोपामीन इज लेस लाइकली टू कॉज सीएनएस टॉक्सिसिटी, यानी कि डोपामीन इज लेस लाइकली टू कॉज आपकी जो ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म है वो भी, और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी, एज कंपेयर टू मीथोक्लोप्रामाइड। ठीक है जी। और मैंने इधर आपको ब्रांड नेम भी बता दिया, मोटिलियम जो है आपके पास वो होता है डोम पेरिडोम। समझ आ गई यहाँ तक? यस मैम। ओके। नेक्स्ट है आपके पास एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक बट इट आल्सो प्रमोट्स जीआई मोटिलिटी बाय एक्टिवेटिंग मोटिलिन रिसेप्टर्स। मोटिलिन रिसेप्टर्स वो हैं जो जीआई मोटिलिटी को इम्प्रूव कराते हैं। तो जीआई मोटिलिटी जब ज़्यादा होगी, फूड ज़्यादा जल्दी आपके पास इंटेस्टाइन से मूव कर जाएगा, और वॉमिट एंटी एमेसिस इफेक्ट आएगा उसका। सो एरिथ्रोमाइसिन इज वन ड्रग। अब हमने काफ़ी सारी ड्रग्स डिस्कस कर ली हैं उसके लिए एज एंटी एमेटिक्स जो यूज़ होती हैं। ठीक है, क्या थे आपके? सबसे पहले सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑर्डनसिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन वगैरह। फिर एंटीहिस्टामिन से साइक्लिजिन, मैक्लिजिन। एंटीकोलिनर्जिक में स्कोपोलामीन है। डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपका प्रोक्लोरपेराजीन है और क्लोरप्रोमाजीन है। इसके बाद सब्सटेंस पी न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट था। एनके1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एप्रापिटेंट, फोस्फोप्रापिटेंट, पांचवी क्लास ये होगी। सिक्स क्लास थी प्रोकाइनेटिक एजेंट्स की, मीथोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन। सेवेंथ वाज कैनाबिनॉइड्स। ठीक है जी। और लास्टली हमने डिस्कस कर ली एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको दो बताया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और बेंजोडाइजेपिन्स। ये मेरा ख्याल है बेंजोडाइजेपिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसमें लिपिन कॉर्ट में है लिखा हुआ है, कैटजंग में नहीं लिखा हुआ, तो बाकी आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये थे एंटीएमेटिक्स। आगे मूव करते हैं लेक्सेटिव्स। जो कि लेक्सेटिव्स आर द ड्रग्स जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं आपके पास। अगेन कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली क्या होता है कि देर इज मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और आपके पास या ये हो सकता है या ये हो सकता है कि जी आई एम वन ऑफ द कॉज ये है कि एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है और हार्ड स्टूल फॉर्मेशन है, डिफिकल्ट टू पास है। सेकेंड कॉज ये हो सकती है कि जी आई मोटिलिटी कम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस कम है, इस वजह से जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन हो रही है। अब हमारे पास इसी से रेलिवेंट ही ड्रग्स अवेलेबल हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। बल्कि एक मिनट, इसमें मेरे पास ये है। चलिए हम पहले एंटी डायरियल्स डिस्कस कर लेते हैं। एंटी डायरियल्स, हाँ, एंटी डायरिया में ये होता है, डायरिया के कॉजेज अगर देखें तो आपके पास जी आई ट्रैक्ट की मोटिलिटी ज़्यादा हुई हुई है एक बात, और दूसरी बात ये कि देर इज एक्सेसिव लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द इंटेस्टाइन हो रही है, तभी तो वो ज़्यादा वाटर रिलीज हो रहा है, और ज़्यादा जो आपके आयनिक हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्ब्स इनका लॉस हो रहा होता है, क्योंकि लेस एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, और जीआई की मोटिलिटी ज़्यादा होगी, तो अब हम वो एजेंट्स देंगे जो कि इन इफेक्ट्स को एंटेगनाइज करेंगे, जैसे कि एंटी मोटिलिटी एजेंट्स हैं, जीआई की मोटिलिटी को कम कराएंगे। उसमें आपके पास एग्जांपल डायफिनॉक्सिलेट की प्लस एट्रोपिन, ये फॉर्मुलेशन इसी तरह से आती है, डायफिनॉक्सिलेट प्लस एट्रोपिन और लोपेरामाइड। इसका ये ब्रांड नेम लोमोटिल है, जिसमें
डायफेनॉक्सिलेट एंट्रोपिन होता है, और इमोडियम जो है वो उसमें लोपेरामाइड होता है। ये एंटी मोटिलिटी एजेंट्स है। नेक्स्ट है एड्सॉर्बेंट्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल सेलुलोज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में साथ आपको नेक्स्ट बताती हूँ। और फिर एजेंट्स दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, इसमें एग्जांपल है बिस्मथ सबसैलिसिलेट। सबसे पहले डायफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड देख लेते हैं। वो मैंने कहा एंटी मोटिलिटी एजेंट्स है। ये क्या करते हैं? प्री साइनेप्टिक ओपियोइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। जब वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो एसिटाइल कोलिन का रिलीज नहीं होता। मैंने अभी एमएसिस एंटी एमएसिस में बताया कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर वो हैं जो कि जीआई मोटिलिटी कराते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, तो जब आपने उसका रिलीज कम करा दिया, बंद करा दिया एसिटाइल कोलिन का, जीआई मोटिलिटी नहीं हुई, पेरिस्टालसिस कम हो गई। जब पेरिस्टालसिस कम हो गई तो आपके पास डायरिया ट्रीट हो जाएगा, जीआई मोटिलिटी कम हो गई। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्री सिनेप्टिक ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, एसिटाइल कोलिन का रिलीज नहीं होगा, जीआई मोटिलिटी नहीं होगी, पेरिस्टालसिस कम हो गई। लोपेरामाइड का भी यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और लोपेरामाइड यूज होता है ट्रैवलर्स डायरिया में। ठीक है जी। नेक्स्ट जो एड्सॉर्बेंट्स हमने डिस्कस किए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये अगर तो डायरिया आपके पास किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, जिस बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई एसोस वाला डायरिया होता है, या फूड पॉइजनिंग वाले जो डायरिया होता है, वो मोस्टली इंटेस्टाइनल, वो इस तरह से होता है कि आपने एक बार से कोई खाना इस तरह का खाया जिससे फूड पॉइजनिंग हो गई, तो और वो खाना था कंटामिनेटेड, तो उसमें बैक्टीरियाज थे और उसने जो है ना इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स रिलीज किए। तो वहाँ पे हम ये एड्सॉर्बेंट्स दे सकते हैं कि वो क्या करेंगे आपके पास, ये जो टॉक्सिन्स है उसको एड्सॉर्ब कर लेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर थे तो उनको एड्सॉर्ब कर लेंगे, एंड बाय कोटिंग और प्रोटेक्टिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। एड्सॉर्ब का मतलब ये है कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिथाइल सेलुलोज पर जाकर इंटेस्टाइनल टॉक्सिन चिपक जाएगा, या इस पर जाकर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लग जाएगा, और या ये जो सेलुलोज होता है ये प्रोटेक्टिव कोटिंग भी बना देता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा पर, तो डायरिया नहीं होता। ठीक है। लास्टली जो है एजेंट्स दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, इसमें ये है बिस्मथ सबसैलिसिलेट। तो ये क्या करता है कि फ्लूइड की सिक्रीशन इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन नहीं होने देता। ठीक है, और जब फ्लूइड की सिक्रीशन नहीं होगी तो एक्सेस फ्लूइड लीक नहीं करेगा, एक्सेस जो आपके पास आयंस का लॉस है वो नहीं हो रहा होगा। इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं डायरिया को। ठीक है जी। और ये आपके पास ये भी बिस्मथ सबसैलिसिलेट ट्रैवलर्स डायरी में भी यूज होता है, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था एज अ म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, वो वाला इफेक्ट भी है इसका। और हमने कल भी इसके एडवर्स इफेक्ट डिस्कस किए थे जो कि थे ब्लैक स्टूल एंड ब्लैक टंग। ठीक है, काउलिन अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट ये भी एक प्रोटेक्टिव जो है ना वो कवरिंग बना देता है और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, तो आपके पास ये डायरिया को ट्रीट कर देता है। सो बेसिकली बस इतनी सी ड्रग्स हैं, एक तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मॉडिफाई करने वाली बिस्मथ सबसैलिसिलेट काउलिन, फिर एंटी मोटिलिटी में आपके पास आ गई थी लोपेरामाइड और डायफेनॉक्सिलेट, यही कॉमनली यूज्ड हैं। आपके पास लोमोटेल और इमोडियम ही दे रहे होते हैं